नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान से ऊपर उठकर जब पूरे दुनिया को देखें नक्शे को एक बार, तो पिछले एक बरस में 2024, अभी हम 2025 में दाखिल ही हुए हैं। 2024 में 60 देशों में चुनाव हुए हैं। 60 देशों में किसी एक साल में शायद सबसे अधिक चुनाव हुए। दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वोट करने गया। मेरे पास अभी आंकड़े तुरंत नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी उसने वोट डाला, सरकारें चुनी। 60 देशों में चुनाव हुए। जो बात बढ़ चढ़कर सामने आई है, एकदम ही बढ़ चढ़कर, वो ये है कि कुछ गिने चुने देशों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां पर दक्षिणपंथी ताकतें सत्ता में आई हैं, जिनको कंजर्वेटिव कहते हैं, जिनको राष्ट्रवादी कहते हैं, जिनको बहुसंख्यकवादी कहते हैं, जिनको मूल निवासी यानी मूल निवासी वैसे तो आदिवासी हैं सब जगह, लेकिन फिर भी अमेरिका में गोरे लोग अपने आप को मूल निवासी मान लेते हैं, तो वो प्रवासी मानते हैं, माइग्रेंट्स मानते हैं, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, गल्फ़ के देशों से, खाड़ी के देशों से जो जाते हैं, अफ्रीका से जो जाते हैं, इन सब को अमेरिका जैसे देश जो हैं ये माइग्रेंट मान लेते हैं, इमिग्रांट। और उनको निकालने की भी बात अभी चल रही है कि अमेरिका से ऐसे दसियों लाख लोगों को निकाल दिया जाएगा बाहर। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस चुनाव में जिन कुछ मुद्दों को सबसे अधिक तवज्जो दी थी, उसमें से एक अमेरिका में बसे हुए माइग्रेंट्स को बाहर निकालना। उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इसको उठाया। लोगों को लग नहीं रहा था कि इतना असर होगा, लेकिन ट्रंप उम्मीद से अधिक मेजॉरिटी से जीत कर आए। गिरते पड़ते नहीं जीते, जैसा कि कई बार होता है कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन पता लगता है कि कौन उम्मीदवार जीत रहे हैं। यहाँ तो गिनती पूरी ही नहीं हुई थी कि ट्रंप अपनी मेजॉरिटी पूरी पा चुके थे। गिनना अभी बाकी ही था वहाँ पर वोटों को। ट्रंप का एक बड़ा मुद्दा था दूसरे देशों से अवैध रूप से आके जो लोग वहाँ पर बस गए हैं उनको बाहर निकालना। लेकिन कुछ इसी किस्म का यूरोप में भी हुआ है। यूरोप में 7-8 देश ऐसे हैं जहां पर आज दक्षिणपंथी ताकतें सत्ता पर हैं, जो कंजर्वेटिव कहलाते हैं, राष्ट्रवादी कहलाते हैं, जो दूसरे देशों में पैदा लोगों के खिलाफ हैं एक किस्म से, जो शुद्धतावादी हैं, अपने देश के जो लोग हैं उनके प्रति शुद्धता रखते हैं और बाहर से आए हुए लोगों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करना चाहते हैं। ऐसे लोग जीत रहे हैं जगह जगह। एक दिलचस्प रुख आपको बतलाता हूं मैं। कुछ लोगों को मेरे दिलचस्प कहने पर आपत्ति भी हो सकती है कि दुनिया में वामपंथी ताकतें जो हैं एक एक करके सत्ता से बाहर होती चली गई हैं। एक एक करके तमाम देश उनके हाथ से निकले चले जा रहे हैं। इक्का दुक्का देश बचे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हिंदुस्तान में वामपंथियों के हाथ में कोई प्रदेश बाकी नहीं रह गए हैं, शायद केरल को छोड़कर। वहाँ एक गठबंधन सरकार है, और देश में शायद कहीं भी। मुझको तो एक सरसरी नज़र में पश्चिम बंगाल में बहुत पहले से वामपंथ जा चुका है और त्रिपुरा से जा चुका है, तो मुझको और कहीं का याद नहीं पड़ता। केरल अकेला बचा हुआ है, उनका आखिरी किला, वो भी पता नहीं अगले चुनाव के बाद रहेगा कि नहीं। तो ऐसा वामपंथी ताकतें दुनिया में जगह जगह चारों तरफ हार रही हैं, इक्का दुक्का देशों को छोड़कर। खुद अमेरिका के भीतर वहाँ वामपंथ नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ एक उदारवादी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी कट्टरतावादी धर्मालू रिपब्लिकन पार्टी है। तो बहुत सारे राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी ने अपने हाथ पांव फैला दिए हैं। अभूतपूर्व उसको वोट मिले हैं। जितनी उम्मीद खुद रिपब्लिकन पार्टी के लोग कर रहे थे, उससे ज़्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। अब एक जमावड़ा सा होते दिखता है जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है। अभी ये तो साफ नहीं है कि पूरी दुनिया में से किसको किसको बुलावा गया है।
शपथ ग्रहण समारोह में रहने का, लेकिन एक उम्मीद ऐसी है कि जिन जिन देशों में कट्टरपंथी सरकारें हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी शासन प्रमुख हैं, उनको ट्रंप का न्योता जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो हो क्या रहा है दुनिया में? दुनिया के अलग अलग देशों में 60 देशों में पिछले साल चुनाव हुए हैं। उनमें से एक एक देश के रुख पे मैं चर्चा करना नहीं चाहता, बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अधिकतर देशों में, जिनको वहाँ पर फार राइट कहा जा रहा है, अति दक्षिणपंथी, दक्षिणपंथी, अति दक्षिणपंथी ऐसी ताकतों की सरकारें हैं। आपने सुना होगा कि फिलिस्तीन पर लगातार हमले करने वाली इजराइल की जो सरकार है, वो आज तक की सबसे अधिक कट्टरपंथी सरकार है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी पार्टियां इजराइल की गठबंधन सरकार में शामिल हैं जो इतनी कट्टरपंथी हैं कि इसके पहले कभी वो सत्ता में नहीं थी। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं। अगर वो आज प्रधानमंत्री न रहें तो शायद वो जेल में रहें, और अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए, मुकदमों से बचाने के लिए, अपने गठबंधन में शामिल दक्षिणपंथी ताकतों के दबाव में वो फिलिस्तीन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और एक किस्म से मैं कहूँ तो वो फिलिस्तीन में रोज लोगों की बलि देकर अपनी गठबंधन सरकार के दक्षिणपंथी ताकतों को संतुष्ट कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं रोज। आज 40, कल 50, परसों 60 लोगों को बलि चढ़ा रहे हैं। हालत यह है, धीरे धीरे पूरी दुनिया दक्षिणपंथी होती जा रही है। पूरी दुनिया कट्टरतावादी, धर्मांध, पूरी दुनिया जो है वो प्रवासियों की विरोधी, पूरी दुनिया जो है रक्त शुद्धता की तरफ बढ़ रही है। पूरी दुनिया जो है, जो गरीबों के कल्याण के जितने कार्यक्रम चलते थे, धीरे धीरे उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर गरीबों के जन कल्याण के जो कार्यक्रम हैं, उनका पैसा देने में टैक्स दाताओं को, टैक्स देने वालों को दिक्कत होने लगी है, तकलीफ होने लगी है। ऐसी सरकारें जो सबसे गरीब लोगों को, सबसे कमज़ोर लोगों को बराबरी तक लाने के लिए लगी हुई थी, वो सरकारें, उनकी पार्टियां, वो चुनाव हार रहे हैं सब जगह। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वक्त था जब अमेरिका को एक मेल्टिंग पॉट कहा जाता था, एक जिसके भीतर जाके सारी धातुएं पिघल जाती हैं। अलग अलग देशों से आए हुए लोग जो हैं, उन सब की संस्कृतियां मिलकर, पिघल कर एक नई अमेरिकी संस्कृति बनती है। अमेरिका में एक नई संभावना जो है बाहर से, दूसरे देशों से आए हुए लोगों से मिलकर बनती थी। अब धीरे धीरे माहौल ये हो रहा है कि बाहर से आए हुए लोगों को निकालना है बाहर। ये माहौल वहाँ बन रहा है बहुत तेज़ी से। तो ये फ़र्क क्यों आया है? ये फ़र्क इसलिए आया है कि बाहर से आने वाले लोग जो हैं, उनकी मदद करने के लिए सरकार का कुछ पैसा खर्च होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि यूरोप के कई देशों में, इधर सीरिया से, इधर लीबिया से, इधर अफ्रीकी देशों से जो छोटी छोटी बोट में लोग पहुंचते हैं कि वहाँ भूख से मरना है या गृह युद्ध में मरना है, इससे अच्छा यह है कि यूरोप में जाके शरणार्थी बन के रहें, कम से कम जिंदा रह लेंगे। हर बरस लाखों लोग यूरोप पहुंच रहे हैं, लाखों लोग यूरोप पहुंच रहे हैं कि वहाँ किसी तरह से जिंदा रहने का एक मौका तो मिलेगा, जो कि अपने देश में मुमकिन नहीं रह गया है। लेकिन देशों का बर्दाश्त अब खत्म हो रहा है। अब जो देश हैं, यूरोप के जो देश जो दक्षिणपंथी ताकतों को चुन रहे हैं, वहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये शरणार्थी जो हैं, ये इतनी बड़ी समस्या हो जा रहे हैं कि देश के लोगों का टैक्स का पैसा उन पर खर्च हो रहा है। और कई जगहों पर बाहर से आए हुए ऐसे शरणार्थी जो हैं, ये किसी किसी किस्म के जुर्म में भी शामिल हैं। उसकी वजह से भी उनके खिलाफ माहौल बनता है। फिर कहीं कहीं ये भी है, फ्रांस जैसे देश में, कि दुनिया के दूसरे देशों से आए हुए मुस्लिम लोग जो हैं, उनकी महिलाएं जिस तरह से बुर्का लगाकर, ओढ़कर, जिस तरह से हिजाब बांध कर चलती हैं, उसको ये देश अपने देश की संस्कृति के खिलाफ मानते हैं कि सिर्फ महिलाओं के ऊपर ऐसा बोझ लादना जो है, ये फ्रांस के लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं है। तो वहाँ बुर्के पर प्रतिबंध लग रहा है, वहाँ पर
सार्वजनिक जगहों पर लोगों के चेहरे ढकने पर प्रतिबंध लग रहा है। वहाँ की पार्लियामेंट भी इस तरह के कानून पास कर रही है और वहाँ पर भी जर्मनी में, फ्रांस में जगह जगह के चुनाव में जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो उभर रही हैं, कहीं पर जीत रही हैं, कहीं पर उभर रही हैं, कहीं पर सरकार बना रही हैं अलग अलग देशों में। ये एक अलग किस्म का रुख है। इसके महत्व को बतलाने के लिए मैं ये भी आपको बतलाना चाहूँगा कि इन तमाम देशों में जो गरीब हैं, जिनके ऊपर टैक्स का पैसा खर्च होता था, वो अब खतरे में आ रहे हैं, क्योंकि जो सरकारें चुनकर आ रही हैं वो गरीबों की हमदर्द पार्टियों की सरकारें नहीं हैं, न ही वो गरीब की मदद करने के नारे पर सत्ता में आ रहे हैं। वो धर्म के नाम पर सत्ता में आ रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आ रहे हैं, वो जातिवाद के नाम पर सत्ता में आ रहे हैं, अपने देश में आकर बसे हुए विदेशियों के या घुसपैठियों के उनके विरोध के नाम पर सत्ता में आ रहे हैं। इसमें से कुछ बातें आपको हिंदुस्तान पर भी लागू दिखेंगी। हालांकि हिंदुस्तान लगातार ये तीसरा चुनाव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा ने जीता है। ये अलग बात है कि तीसरे चुनाव में उनके वोट कम हो गए हैं, उनको गठबंधन के साथियों के साथ मजबूरी में एक गठबंधन सरकार बनानी पड़ी है, जो गठबंधन के साथियों पर टिकी हुई भी है। टीडीपी और जेडीयू यानी चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार, इन दो के ऊपर टिकी हुई है भी उनकी सरकार। ये फर्क है पिछली दो सरकारों से। पिछली दो सरकारों में भाजपा की सीटें खुद की थी, लेकिन तीसरी बार सरकार बन गई है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। गठबंधन की सरकार तो बहुत सारी पार्टियां बनाती है, लेकिन सत्ता में आ ही नहीं पाती, गठबंधन क्या बनाएंगी। तो इस बात को हिंदुस्तान के संदर्भ में भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर भी राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववादी, जिसको दक्षिणपंथी कहा जाता है, वो जो विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ हैं या देश में आए हुए वैध या अवैध शरणार्थियों के खिलाफ हैं, इन तमाम मुद्दों को उठाने वाली भाजपा और उसके गठबंधन को जनता ने एक तीसरी बार मौका दिया है। हिंदुस्तान में भी यही हालत है। मैं आपको केवल अमेरिका और यूरोप के किस्से सुनाते रहूं और हिंदुस्तान की चर्चा न करूं तो ये हकीकत से मुंह चुराना होगा। तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, खुद हिंदुस्तान का यही हाल है। शरणार्थियों के खिलाफ, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने के खिलाफ। हालांकि मैं हिंदुस्तान के बारे में थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि यहाँ पर हाल के वर्षों में न केवल भाजपा और उसके साथियों ने बल्कि दूसरी पार्टियों ने भी महिलाओं को सीधे सीधे उनके खाते में पैसा भेजने का जो काम किया है, उसमें महिलाओं का एक बड़ा वर्ग गरीब महिलाओं का है, लेकिन उसमें गैर गरीब महिलाएं भी शामिल हैं जिनको बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान में भी कमोबेश राष्ट्रवाद का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, बहुसंख्यकवाद का मुद्दा, जो मूल रूप से हिंदुस्तान का धर्म रहा है, मुगलों के आने के पहले का जो धर्म यहाँ पे रहा है, उस धर्म का मुद्दा, ऐसे कई मुद्दे यहाँ पर ऐसे हैं जिसको दुनिया के दूसरे देशों में जहाँ दक्षिणपंथी ताकतें सत्ता में आ रही हैं या अपना वोट शेयर बढ़ा रही हैं, उनके साथ जोड़कर हिंदुस्तान को भी देखा जा सकता है। तो हो क्या रहा है? जो उदारवादी ताकतें थी, वामपंथी ताकतें, उदारवादी ताकतें, लोकतांत्रिक ताकतें अलग अलग देशों में, हालांकि मैं एक अपवाद गिना दूं साथ में कि ब्रिटेन ऐसा देश है जहां पे पिछली सरकार जो है कंजर्वेटिव पार्टी की, वो अपनी नाकामियों भी के चलते गिरी और वहां पर अभी एक उदारवादी, एक मजदूर लेबर पार्टी, उसकी सरकार अभी है। कोई कोई देश ऐसे हैं जहां पर उदारवादी भी सत्ता पर आ रहे हैं, कम है गिनती में बहुत से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में असल बात यही है जिस पे मैं आज बात करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमको लग रहा है कि पड़ोस के देश से आया है जो उसको वापस भेजो, हमारे देश में नहीं रहने दिया जाएगा? या जैसा हिंदुस्तान का एक हाई कोर्ट का जज ये कहता है जाके कार्यक्रम में कि इस देश में बहुसंख्यकवाद की सोच चलेगी, खुल के कहता है, मुसलमानों के खिलाफ खुल के गालियां देता है हाई कोर्ट का जज, जो उसके बाद फिर फैसला करने भी बैठा हुआ है जज की कुर्सी पर। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा अपना बड़ा सीधा सा विश्लेषण है
मुझको ऐसा लगता है कि हजारों बरस की सभ्यता का विकास, सभ्यता का हजारों बरस का विकास जो है, ये विकास बिल्कुल सतही था, ये मजबूत नहीं था। लोकतंत्र जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में नहीं गया हुआ था। लोकतंत्र हमारे उंगली की चमड़ी और नाखून के बीच में लगने वाले वोटिंग के निशान, उतना ही था। और जब पहला मौका लगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को किनारे रखकर, संवैधानिक मूल्यों को किनारे रखकर एक बहुसंख्यकवाद कैसे चलाया जाए, एक मूल निवासीवाद, मैं मूल निवासी हिंदुस्तान के संदर्भ में, मैं आदिवासियों के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं हिंदुस्तान की, जो अंग्रेज़ों के आने के पहले, मुगलों के आने के और पहले जो इस देश में एक बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। तो वो बहुसंख्यकवाद, वो धर्मांधता, वो धर्म पे आधारित श्रद्धा, वो लोगों की एक शुद्धता, अपने रक्त को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर एक शुद्धता, इसकी जीत हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम पिछले कुछ हजार साल में संस्कृति और सभ्यता के जिस विकास की बात करते हैं, जिसकी हम कल्पना करते थे या जिसको हम एक हकीकत मान बैठे थे, वो हकीकत थी नहीं। सभ्यता का हमारा विकास, हमारी समझ केवल ये चमड़ी जैसी थी कि ये चमड़ी को खरोंच दें तो उसके नीचे फिर से सभ्यता के विकास के पहले का दौर आ जाता है। सभ्यता की हमारी सारी समझ है जो है, हमारा पूरा बर्दाश्त, लोकतंत्र और न्याय की सारी समझ है जो है हमारी, वो केवल चमड़ी जितनी ही गहराई तक थी। उसके नीचे जो है हम अभी भी सभ्यता के पहले के जो लोग हैं वैसे ही थे, ऐसा मुझको लगता है। मुझको लगता है उस वजह से जहाँ जहाँ लोगों को राष्ट्रवादी, धर्मांध, कंजर्वेटिव, जिनको दकियानूसी कहते हैं, दक्षिणपंथी कहते हैं, ऐसी ताकतें जहाँ जहाँ एक विकल्प की तरह सामने आई, वहाँ पे लोगों ने उनको दोबारा चुन लिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है। वो आदमी बदचलन है, वो आदमी बदजुबान है, वो आदमी तानाशाह है, वो आदमी सनकी है, वो आदमी के मिजाज का कोई ठिकाना नहीं रहता है, पारे की तरह उसका मिजाज डोलते रहता है। वो आदमी भ्रष्ट है, वो आदमी पूंजीवादी है, वो आदमी पूंजीपति भी है, वो आदमी कुनबा परस्त है, वो आदमी महिलाओं के बारे में बहुत गंदी सोच रखता है, लेकिन वो बहुमत से जीतता है इसलिए कि उसने वहाँ आकर बसे हुए विदेशियों के खिलाफ बातें कही, वादा किया कि इनको निकाल के बाहर किया जाएगा। उसने कहा कि पूंजीवाद जो है या बाजार व्यवस्था जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, गरीबों को, चाहे दूसरे देश हों चाहे देश के गरीब हों, उनकी मदद में कटौती की जाएगी, बड़े लोगों के टैक्स में कटौती की जाएगी, छोटे लोगों पे नए टैक्स शायद लगाए जाएंगे। इस तरह की बातें करके उसने अपने देश में ये एक माहौल बनाया कि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला ट्रंप है, यही अमेरिका को फिर से महान बनाएगा। महान बनने के पीछे उसकी वो सोच है, उसका वो अहंकार है, जिसके चलते वो पूरे दुनिया के हर देश पर हमला करने को अपना हक मानता है। आपने ट्रंप की बातें अभी देखी होगी, तो वो पनामा नहर पर कब्जा करने की बात कर रहा है, वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कर रहा है, इन सब पे कब्जा करने की बात कर रहा है, वो कनाडा को अपना एक और राज्य बतला रहा है, लेकिन वो वोटर उसके पक्ष में है। वोटरों को लग रहा है कि हाँ ये सब ठीक है। अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए दूसरे जिस देश को खत्म करना हो किया जाए, जितने दसियों लाख लोगों को, मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स, उनको अगर निकालना है देश से तो निकाला जाए। जो सभ्यता का विकास था, जो लोगों को शरण देने की समझ देता था, जैसे हिंदुस्तान ने पहले चीन से, तिब्बत से आए हुए शरणार्थियों को शरण दी, बांग्लादेश के लोगों को शरण दी, बर्मा के लोगों को शरण दी, पाकिस्तान के आए लोगों को शरण दी, म्यांमार के आए लोगों को शरण दी,
हर तरफ से आए हुए लोगों को शरण दी इंडिया ने। नेपाल के लोगों को तो ऐसी शरण दी है यहाँ पे कि वो यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ कारोबार कर सकते हैं, यहाँ उनका वोट भी है नेपालियों का, तो इतनी शरण दी हुई है उनको। तो हिंदुस्तान ने एक समय जो रास्ता दिखाया था, अब वो पूरी दुनिया में अलोकप्रिय हो गया है। तो मैं बस आज यही बात यहाँ रखने के लिए आया हूँ कि आज पूरी दुनिया में उदार मूल्य जो हैं, उदार ताकतें, उदार मूल्य, उदार सिद्धांत, उदार जीवन शैली, इन सब का सूर्यास्त सा आ रहा है। और मैं नहीं जानता कि इस रात की सहर कभी होगी कि नहीं होगी, मुझको नहीं मालूम है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा दिखता है कि दुनिया में जो कुछ भी उदार था उसका अवसान हो रहा है, वो डूब रहा है। उदार जो है शाम के सूरज की तरह डूबते चले जा रहा है। इसके बाद कब उदारता वापस लौटेगी, कब जो विकसित हो चुकी थी कुछ दशक पहले तक, जो सभ्यता विकसित हो चुकी लग रही थी हमको लग रहा था कि अब हम परिपक्व हो गए हैं, लोकतंत्र अब एक मजबूत बुनियाद पे आ गया है पूरी दुनिया में, जो हमको लग रहा था वो है नहीं। लोग जो हैं उनको पहला मौका मिलते ही वो कट्टर हो गए, पहला मौका मिलते ही धर्मांध हो गए, पहला मौका मिलते ही उन्होंने दूसरों के लिए रहम जो दिल में था उसको निकाल फेंका, पहला मौका मिलते ही स्वार्थी हो गए। इस किस्म का ये धरती का गोला हो चुका है। सोचिएगा इस बारे में। मैं एक वीडियो में पूरी की पूरी बात नहीं कह सकता हूँ, आप अलग अलग सर्च करके देखिएगा कि दुनिया में किस किस देश में कैसा बदलाव हुआ है। पूरी लिस्ट आपको देखनी हो, 60 देशों में पिछले बार चुनाव हुए, मैं सबका नाम भी नहीं ले सकता, यहाँ मौजूद है मेरे पास, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। आप ढूंढिएगा इस बात को कि पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी ताकतें, कंजर्वेटिव फोर्सेस किस तरह से उभार पर है। मेरे कहे हुए को अंतिम सत्य मत मानिएगा, खुद भी ढूंढिएगा। फिर मिलेंगे। अगर मेरी ये बात आपको सोचने पर मजबूर करती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजिएगा। सिर्फ अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को पूरी दुनिया मान लेना ठीक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को अपना शहर, अपना गांव मान लेना ज़्यादा अच्छा है। सोच के देखिएगा बाकी लोगों के बारे में कि दुनिया किस तरफ आगे बढ़ रही है, और ज़रूरी नहीं है कि आप भीड़ के साथ उसी तरफ जाएं। कई बार ये भी होता है कि जो सही है वो अकेले खड़े रहते हैं और जो गलत है उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। आप अपना सोच जो है उसे खुद तय कीजिएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, 4 पहियों वाली गाड़ी पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर चलिए, क्योंकि किसी हादसे की हालत में यही 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, जान है तो जहान है। फिर मिलेंगे।